और यही नहीं, ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में रॉकडेल में बाय इलेक्शन हुआ। बाय इलेक्शन आप समझ लीजिए कि लोकसभा का जैसे यहाँ बाय इलेक्शन होता है वैसे हुआ। अब वो अलग बात है कि वहां पर वोटिंग मतलब छोटी लोकसभाएं हैं, छोटा देश है, और वहां पर एक लोकसभा में मुझे 39% पोलिंग हुई, तो समझ लीजिए कि 39% टोटल पोलिंग 30 या 40 हजार पोलिंग होती है। मतलब ये वहां का नॉर्मली है। रॉकडेल में जो रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी है वो फोर्थ जो जीता है, जॉर्ज गैलोवे, वो वेल नोन चेहरा है, प्रो पैलेस्टीनियन है, बहुत ही मतलब एग्रेसिव, और जो कि गाजा के लिए और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लिए हमेशा लड़ता रहा है, आज से नहीं कई सालों से रहा है। और बात यहां पर यह है कि अभी देखिए, इजराइल ने अभी 2 दिन पहले 3 मार्च को 2 बार हिजबुल्लाह लेबनान में अटैक करने की कोशिश की, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। दोनों बार इजराइल एक्सपोज हो गया और हिजबुल्लाह ने वो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स रोक दिए। वहीं पर दो पॉइंट्स थे इजराइल में जहां से ये पूरी कोशिश हुई, मतलब ये इजराइल लेबनान बॉर्डर। अब जब तो ये इसका मतलब एक कोशिश थी इजराइल की कि यहाँ जो हार हो रही है गाजा में, तो उसका हम कुछ हिजबुल्लाह के खिलाफ स्ट्राइक करके कुछ कुछ दिखाएं तो हम कि हाँ भाई हमारे लोगों ने ऐसे 100 हिजबुल्लाह के लोगों को मार दिया, 50 हिजबुल्लाह के लोगों को मार दिया। क्योंकि गाजा में जो ये कहते हैं कि हमने हमास के हजारों लोगों को मार दिया, वहां तो इनकी कलई खुल गई है कि अगर मार दिया तो फिर मारे क्यों जा रहे हैं। तो लगातार सवाल ये कि गाजा और फिलिस्तीन के हालात क्या हैं और इस हालात के बीच में जिस तरह से इजरायली सेना में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, तो कितना दबाव पड़ रहा है इजराइल के भीतर भी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, और दुनिया भर का कितना दबाव है और क्या ये दबाव काम आएगा। हमारे साथ अमरीश जी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है बोलते हैं हिंदुस्तान पर। धन्यवाद बहुत बहुत जाकिर साहब। अमरीश जी, क्या ये चल रहा है इजराइल के भीतर, जिस तरह की ये आवाजें हैं, और इजराइल में जिस तरह से इस्तीफों का दौर सेना के भीतर हम देख रहे हैं, एक के बाद एक उनके प्रवक्ता इस्तीफे दे रहे हैं और झड़ी लग गई है। क्या ये दबाव है जंग हारने का? जी, जंग तो देखिए ये लोग हार ही चुके हैं, और ये बार बार शायद पहले इंटरव्यू से मैं ये कह रहा हूँ, जो आपके चैनल पे हुआ बात, जी, लेकिन केवल जंग हारने की नहीं है, क्योंकि ये जंग उस तरह की जंग नहीं है जिसमें मिलिट्री लेवल पे मिलिट्री लेवल पे एक लड़ाई है, बहुत जरूरी है, और उसमें हमास हावी है। लेकिन ये पॉलिटिकल जी, जंग भी है, और पॉलिटिकल जंग में मामला ये फंस गया है कि जो अमेरिका एक अपने को एक लिबरल फेस अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है हमेशा, कि करे चाहे जो जी, हो, चाहे वो इसराइल को हथियार दे जिससे नरसंहार हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उसका लिबरल चेहरा बना रहे, ये अमेरिका चाहता है। तो उसका ये ना हो जाए कि सीधे सीधे अमेरिका में जैसे जो इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन इलेक्शन में जी, जा रहे हैं, उनको उनको लोग जेनोसाइड जो कह के पुकार रहे हैं, जेनोसाइड जो। उसके बाद ठीक, अमेरिका में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अमेरिकन सोल्जर ने इजरायली एम्बेसी के सामने सेल्फ इमोलेशन कर लिया अपने को मार। ये अमेरिका में सिविल राइट बड़े बड़े आंदोलन हुए, सिविल राइट्स मूवमेंट हुए, स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए, और हर तरह की चीजें उसमें हुई। लेकिन इस तरह का सेल्फ इमोलेशन का कल्चर कोई वहां पर है नहीं, प्रोटेस्ट का। तो ये ठीक है, चीज ने अंदर से अमेरिकन सेना को भी कहीं ना कहीं हिलाया है। ऐसा मैं मान नहीं सकता ठीक, कि नहीं, क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो और अमेरिकन सोसाइटी में क्या है कि जो अभी जो सेवा कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग जो अभी नौकरी कर रहे हैं सेना की, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवाज होती है वेटरन्स की, जो रिटायर कर चुके ठीक, हैं। वेटरन्स के थ्रू ही अमेरिकन फौज बोलती है। एक तरह से वेटरन अगर कुछ ठीक है, बोलेंगे तो वो समझ लिए अमेरिकन फौज बोल रही है। तो वेटरन्स ने भी खुल के गाजा को जेनोसाइड कहा, और कहा कि ये कोई युद्ध नहीं है, ये एक जेनोसाइड है। ये बात साफ ठीक, तौर पे वेटरन्स ने कही, और इसके वीडियोस भी हैं, सब कुछ है। अब ऐसी स्थिति में अ, एक तरफ जूइश लॉबी जो पूरा पैसा अपना कंट्रोल किए हुए है अमेरिका पे, और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को फंड करती है, और दूसरी तरफ ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इजराइल किसी भी तरह से कोई भी उपलब्धि
एक भी उपलब्धि सिवाय इसके जी, कि उसने उसने इनोसेंट्स को मारा और उसने सिविलियंस को मारा, सिवाय इसके ठीक है, कोई भी उपलब्धि इज़राइल दिखा नहीं पा रहा है जिसके साथ दुनिया खड़ी हो सके। या दुनिया कहे कि हाँ ठीक है। भाई, जो हमास बुरा है या ये या फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस गलत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। इज़राइल कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पा रहा जिसको हम आजकल हिंदुस्तान में सब लोग नैरेटिव जब से जी, ये मोदी मोदी एरा आया है तो नैरेटिव की बातें बहुत होती हैं, कि वो नैरेटिव, ये जी। नैरेटिव, वो नैरेटिव। तो कोई नैरेटिव इज़राइल का क्या नैरेटिव आप बताइए? इज़राइल का नैरेटिव ये है कि 7 अक्टूबर को हमास ने हम पे हमला किया और हमारे औरतों के साथ बदसलूकी की, बच्चों को मारा, ये किया और अब हम वो आतंकवादी हैं, हम उनको खत्म करेंगे। लेकिन उसके साथ जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि 30,000 आपने सिविलियंस मार दिए, 70,000 घायल हैं, 1 लाख से ऊपर कैजुअल्टी होगी, पता नहीं कितने मिसिंग हैं और लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ भुखमरी फैली है, रोज़ वीडियोज़ आ रहे हैं। तो उस न ये रियलिटी उस नैरेटिव में भी तो फिट होनी चाहिए ना। कहीं न कहीं अब आप देखिए बीजेपी ने एक नैरेटिव चलाया है यहाँ पर और उसका एक सटल पार्ट हिंदू-मुस्लिम था और उसमें, लेकिन उसमें देखिए कांग्रेस के करप्शन की बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी। अब अगर कांग्रेस में मतलब एकदम से कांग्रेस कोई बहुत साधुवादी पार्टी बन जाए, एकदम से चेंज हो जाए सब कुछ, तो फिर आपका वो नैरेटिव चलेगा नहीं। वो नैरेटिव इसीलिए चल रहा है क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी कांग्रेस पावर में है और उस तरह की चीज़ें होती, मतलब सच्चाई जो भी हो, लेकिन परसेप्शन के लेवल पे लोगों के अंदर वो बना हुआ है अभी कि भाई देखिए ये जो सत्ता में आए थे तो उसमें कांग्रेस में करप्शन है ये। लेकिन ऐसे आप नैरेटिव आप चला लीजिए, मोदी ने कोशिश भी की, एनआरसी में फेल हो गए, सीएए में ये फेल हो गए। लोगों ने हिंदुओं ने बल्कि मतलब हिंदू मासेस ने भी इस चीज़ को नहीं, इस नैरेटिव को बाय किया कि हमें फिर से सारे सिटीज़न को फिर से रजिस्टर होना पड़े और इससे मुसलमान जो हैं, जो इल्लीगल हैं वो भगा दिए जाएँगे और मुसलमान टाइट हो जाएँगे। ये नैरेटिव उनका नहीं चला क्योंकि उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं थी। तो इज़राइल भी जो नैरेटिव चलाना चाह रहा है, उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं है और वो वहीं पर जाके फँस जा रहा है। अब फँसने की का चक्कर ये है कि एग्ज़िट रूट क्या है? इज़राइल बाहर निकले इससे तो कैसे निकले? कोई है ही नहीं एग्ज़िट रूट सिवाय इसके, क्योंकि उसने इतनी एक्सट्रीम पोज़ीशन पहले ही ले ली है कि अब इससे ज़्यादा एक्सट्रीम क्या होगा? इससे ज़्यादा एक्सट्रीम यही होगा कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दीजिए। आप कहिए कि हमें पूरे जो भी 20-30 लाख फ़िलिस्तीनी, 40 लाख फ़िलिस्तीनी हैं, सबको जान से मार देना है। इसके अलावा आपके पास इतने आपने एक्सट्रीम पोज़ीशन ले ली है, आपने सारे गलत काम कर दिए। अब आपके पास एग्ज़िट रूट क्या है? यहीं शाकिर साहब बात फँसी हुई है। सर ऐसे में राफा और गाज़ा इनके अपडेट्स क्या मिल पा रहे हैं जो रिपोर्ट्स आप तक आ रही हो? उस रिपोर्ट के मुताबिक अब क्या स्थिति है? जिस तरह से हमलों की तैयारी में इज़राइल और तमाम चीज़ें जो चल रही थी, उसमें पोज़ीशनिंग अब क्या नज़र आ रही है? ये अभी देखिए हमले की तैयारी अभी भी है उनकी। उनका लास्ट प्लान है ये कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इजिप्ट और गाज़ा के बीच, जो कि राफ़ा के एकदम ये राफ़ा से सटा हुआ है। और आप देखिए लड़ाई शुरू हुई थी नॉर्थ गाज़ा से, जबलिया में और बेतलैया, और वहाँ पर इन्होंने कहा था हमने कब्ज़ा कर लिया। वहाँ से घुसे थे और अब घुसते-घुसते अब ये साउथ, एकदम एक्सट्रीम साउथ इजिप्ट बॉर्डर पे लड़ाई आ गई है। अभी तक इज़राइल ने कोई भी एरिया 1 इंच फिलिस्तीनी ज़मीन इज़राइल कब्ज़ा नहीं कर पाया है। सच्चाई मतलब उस तरह से, जिसको हम कहते हैं कि भई अ, वहाँ पर अपना कोई आउटपोस्ट बना लिया हो, कोई सैन्य चौकी बना ली हो, कुछ इस तरह से। इवन वेस्ट बैंक में जिस तरह से हैं वैसे भी यहाँ पर नहीं बना पाए वो। क्योंकि वो जैसे ही बनाएँगे या जैसी उन्होंने कोशिश की उसको हमास ने मार गिराया। तो जब आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं तो राफ़ा में आप ये सोच रहे हैं कि हम राफ़ा में क्योंकि सिविलियंस फँसे हैं, आखिरी प्रेशर है ये कि हमास के सामने कहें कि देखो यही बात है कि 50,000 सिविलियंस और मारे जाएँगे और नहीं तो तुम हमारी शर्तों को मानो। और इनकी शर्त क्या है? इनकी शर्त ये है कि हमारे होस्टेजेस छोड़ो, हमारे होस्टेजेस छोड़ो, उसके बदले में अपने कुछ प्रिज़नर्स को तुम ये वापस ले लो। लेकिन हमास ने जो शर्त रखी है शुरू में 135 दिन वाली, कि सीज़फायर होगा, 135 दिन का होगा और 45-45 दिन के उसमें करीब 3 चरण रहेंगे और पहले ही चरण में परमानेंट सीज़फायर की सैटिस्फैक्टरी बात होनी चाहिए पहले ही चरण में। और
पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो सबसे ज्यादा हार्डकोर इन द सेंस कि उनको लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है, वो उनको इजराइल छोड़े। और तीसरी बात कि रिकंस्ट्रक्शन का काम दिखना चाहिए जमीन पे कि फिर से पूरा रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और इजरायली सेना पूरी तरह से वहां से गाजा से हट जाए। और अमेरिका ने बीच में एक थोड़ा अमेंडमेंट करते हुए ये प्रस्ताव लाया है कि वो गाजा से को छोड़ेगी तो नहीं, लेकिन गाजा के बॉर्डर पे चली जाएगी या वहां से ये निगरानी करेगी। उसको भी हमास ने नहीं माना है। और बार बार यूएस जो है, जैसे कमला हैरिस का भी बयान कल आया, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी बयान कल आया कि ये सिविलियन डेथ्स बहुत बढ़ रही हैं और ये युद्ध रुकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। तो ऐसा ऊपर से देखने में लगता है कि ये कोई मतलब इजराइल को चेतावनी है, लेकिन ये दरअसल हमास के ऊपर प्रेशर डालना है कि दुनिया जो है वो तो वो देख रही है और इतनी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो तुम कैसे झेल पाओगे, तुम भी तो जवाब दे हो। ये नहीं समझ रही अमेरिका कि दुनिया की नजर में और गाजा के लोगों की नजर में वो जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उसके लिए हमास रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमास ने पहले ही कह दिया था कि ये इंटरनेशनल इशू है, यूएन ने पैलेस्टीनियन स्टेट प्रॉमिस किया हुआ है। गाजा की सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसकी जिम्मेदारी यूएन की और इंटरनेशनल कम्युनिटी की, और हमारा काम है लड़ना। हम रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ेंगे और सिविलियंस को हम शील्ड नहीं बनाएंगे और हम सिविलियंस को जहां तक हो सकेगा बचाएंगे। तो देखिए कई बार अभी जो अस्पतालों पे इजरायलीज ने हमला किया वहां पर रेजिस्टेंस भी बाहर आया, उसने भी लड़ाई लड़ी। और ये मतलब अल शिफा से लेके कमल ये जो रडवान तक पूरा जो इलाका है, ये नासिर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स पे जो इजराइल ने अटैक किया, और वैसी स्थिति की मतलब इसके नीचे हमास के बंकर हैं, इसके नीचे ये है। तो उन सारे सिचुएशन में सिविलियंस को हमास ने भी रिलीफ पहुंचाई। अच्छा, हमास की सरकार ही है वहां पर, तो वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये सब हमास के ही हाथ में है। इसी को इजराइल कह देता है कि ये सब हमास के लोग हैं, लेकिन वो भाई वो सरकार वहां की है, उसके लोग हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो ऑब्वियसली उसमें हमास ने ही एम्प्लॉय किया होगा, हमास ही उनकी तनख्वाह देता है, सब कुछ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये उनके लोग हैं और ये भी आतंकवादी हैं? ये इन्होंने ड्रामा किया था 12 फरवरी को, जो राफा में एक 67 सिविलियंस मारे थे इसराइल ने, और ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ड्रामा किया कि 2 होस्टेजेस को हमने छुड़ा लिया है और 3 हमास के आतंकवादी पकड़ लिए। उन तीनों का नाम भी आया। और जिस आदमी ने उसको अनाउंस किया, डैनियल हगारी, जो आईडीएफ का स्पोक्स पर्सन था, अभी कल उसने रिजाइन कर दिया। कल उसने रिजाइन कर, जिस आदमी ने ये कहा 12 फरवरी को आके बकायदा नेशनल टेलीविजन पे, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात फ्लैश हुई कि 2 होस्टेजेस रेस्क्यू किए गए हैं और 3 हमास के ऑपरेटिव पकड़े गए हैं। वो तीनों एम्बुलेंस ड्राइवर हैं बेचारे, मतलब जैसे इंडियन पुलिस कभी कभी करती है उस तरह का काम। एम्बुलेंस ड्राइवर्स को उठा लिया और कह दिया कि ये हमास के आतंकवादी। अब उस आदमी ने रिजाइन कर दिया। अब क्यों रिजाइन किया उसने, कोई बताए? इसकी जवाबदेही किसी कोई दे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए धीरे धीरे दुनिया में भी जो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, खासतौर पे यूरोप का। हालांकि इसराइल ने पानी की तरह पैसा बहाया है। जो इसराइल का पैसा, मतलब इसराइल राज करनी, इसराइल का पैसा तो बड़ा गुप्त और अजीब तरीके का है ना। पूरी दुनिया की लॉबीज, जो खासतौर पे जूइश लॉबीज हैं, उनका उनका जो कैपिटल है, तो वो तरह तरह से फाइनेंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन पूरा जोर लगा दिया है और फिर भी एक बड़ा हिस्सा यूरोप में, क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा है, लोग जनता सड़क पर उतरी। और यही नहीं, ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में रॉकडेल में बाय इलेक्शन हुआ। बाय इलेक्शन आप समझ लीजिए कि लोकसभा का जैसे यहाँ बाय इलेक्शन होता है वैसे हुआ। अब वो अलग बात है कि वहां पर वोटिंग मतलब छोटी लोकसभाएं हैं, छोटा देश है, और वहां पर एक लोकसभा में जैसे 39% पोलिंग हुई, तो समझ लीजिए कि 39% टोटल पोलिंग 30 या 40 हजार पोलिंग होती है। मतलब ये वहां का नॉर्मली है। आ रॉकडेल में जो रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी है वो फोर्थ जो जीता है, जॉर्ज गैलोवे। वो वेल नोन चेहरा है, प्रो पैलेस्टीनियन है, बहुत ही
मतलब एग्रेसिव, और जो कि गाजा के लिए और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लिए हमेशा लड़ता रहा है, आज से नहीं कई सालों से। पहले लेबर पार्टी में था, लेबर पार्टी में से उसको 2003 में निकाला गया इसीलिए क्योंकि उसने इराक में गल्फ वॉर का विरोध किया था। ये टोनी ब्लेयर उस समय प्राइम मिनिस्टर से ब्रिटेन के और लेबर पार्टी के चीफ थे। जॉर्ज गैलोवे को निकाला गया। गैलोवे एक मार्जिनलाइज्ड फिगर हो गए ब्रिटिश पॉलिटिक्स में। उनकी उनको उनको कई बार मजाक उनका उड़ाया गया कि ये तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, एग्रेसिव है, ये है वो है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक एंटी इजराइल पोजीशन तब भी लेते रहे और प्रो पैलेस्टाइन। आज की तारीख में किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बाई इलेक्शन जीत जाएंगे। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को रिवाइव करना चाहती है। और क्योंकि ब्रिटेन में क्या हुआ है कि लेबर पार्टी जो कि ट्रेडिशनली एक विपक्ष की पार्टी थी, थोड़ा सोशलिस्ट उसके आइडियल्स थे, वामपंथी मानी जाती थी, टोनी ब्लेयर के समय से ही उसका पूरा एक तरह का उदारीकरण और एक कंजर्वेटिव डायरेक्शन में बढ़ गई वो। और अभी जो उसका चीफ है कियर स्टारमर, वो तो पूरी तरह से प्रो इजरायली हो गया। तो जब जॉर्ज गैलवे ने रॉकडेल बाई इलेक्शन जीता तो उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि दिस इज फॉर गाजा। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और कंप्लीट कर दूं कि उसमें जीत इनकी हुई, जॉर्ज गैलवे की, इनको करीब 12,000 वोट मिले। सेकेंड इंडिपेंडेंट आया, थर्ड लेबर पार्टी आई, थर्ड और फोर्थ कंजर्वेटिव पार्टी जिसके ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर है। ये हम जो दर्शकों की समझदारी के लिए उनको बता रहे हैं। और ऋषि सुनक ने इस तरह के बयान दिए कि रॉकडेल इज द मोस्ट डिविसिव कैंपेन एवर, मतलब ये सबसे ज्यादा बांटने वाला कैंपेन था। अरे बांटने वाला क्या, वो तो एक रेडिकल, एक पूरी जो ब्रिटेन में मूड है पब्लिक का वो दिख गया इससे कि ब्रिटेन की पब्लिक जो है वो प्रो पैलेस्टीनियन है। नहीं तो जॉर्ज गैलवे जैसा आदमी इस तरह से कभी जीत नहीं सकता था। अब आप सोचिए, मतलब ये पूरी, जैसे हम लोग यहाँ अब जैसे कम्युनिस्ट हो गए हैं, वो कहीं से कुछ जगहों के अलावा कहीं से जीत नहीं सकते, उसकी भी पोजीशन वही थी, लेकिन उसने मुख्यधारा में आके जीत दर्ज की। अब आप सोचिए कितना बड़ा शॉक ये ब्रिटिश रूलिंग क्लास को लगा है और पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा संदेश है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये यूरोप में बढ़ रही हैं और धीरे धीरे लोग ये देख रहे हैं कि यूरोप में जो ट्रेडिशनल राजनीति होती थी राइट वर्सेस लेफ्ट की, वो अब इस दिशा में बढ़ रही है कि अगर आप या तो आप प्रो पैलेस्टीनियन है या आप प्रो इजरायली, इस तरह की पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। जिसमें वहां पर प्रॉब्लम उन लोगों को ये है कि अगर ये आ गई सिचुएशन तो मेजोरिटी तो प्रो पैलेस्टीनियन है ही वहां पर। तो इनकी तो और नई पार्टियां उभरेंगी जो पुरानी पार्टियों को, दोनों राइट लेफ्ट दोनों की जो पुरानी ट्रेडिशनल पार्टियां हैं जो इजराइल के साथ कहीं ना कहीं हमेशा खड़ी रहती हैं, इनको इरेलीवेंट बना देगी। अमेरिका में वही क्राइसिस है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो एक तरफ एक ही कैंप में खड़े दिखाई पड़ते हैं हमेशा, लेकिन कोई विकल्प लोगों के पास नहीं है। अब अमेरिका की सेना के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वहां के वेटरन्स बोल रहे हैं, वहां भी इनको ये डर है कि कोई तीसरा विकल्प ना खड़ा हो जाए। हम कह रहे हैं टाइम ही लगेगा, लेकिन एक बात तो होगी ना कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया तो क्या होगा। दोनों जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जो कैंडिडेट्स देंगे, चाहे उधर से ट्रंप आए, इधर से बाइडेन आए, या इधर से कमला हैरिस आए, जो भी, या इधर से मिशेल ओबामा आए, मतलब जो जिनकी बात हो रही है, वोटिंग परसेंटेज ड्रॉप हो गया, ये हो गया, ये लोग वोट देने नहीं निकले इस वजह से कि भाई दोनों पार्टी में क्या फर्क है, एक ही तरह की हैं। तो फिर क्या होगा, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी का जो इतना डंका बजता है उसका क्या होगा। तो ये देखिए, ये सर, पूरा सिनारियो है जी जी बताएं, पूछिए। आखिर में सवाल ये है कि जब इतना प्रेशर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है, ऐसे में कई कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे इजराइल के साथ वो तोड़ना शुरू कर दिए जब ये राफा पर हमला हुआ, खाने की लाइन में लगे लोगों पर जो ये गोलियां चली। अब क्या कंडीशन आपको दिख रही है? क्या अभी भी कोई सीज़फायर की पोज़ीशनिंग नज़र आ रही है कि हो सकता है? या फिर अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू इसे बहुत आगे खींचने की तैयारी में है कि जंग और खिंचे, जबकि उनकी सेना की तरफ से इस्तीफे हो रहे हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं आईडीएफ के वो इस्तीफे दे रहे हैं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स पर प्रेशर है और उसके अलावा डिप्लोमैटिक जो रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ वो भी खराब होते जा रहे हैं इज़राइल के? नहीं, वो तो वही है कि बदल कर फकीरों का
भेष हम गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। वो ये एक तमाशा जो है वो पूरा चल रहा है। और बात यहाँ पर ये है कि अभी देखिए, इज़राइल ने अभी 2 दिन पहले 3 मार्च को 2 बार लेबनान में अटैक करने की कोशिश की, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। दोनों बार इज़राइल एक्सपोज़ हो गया और हिज़बुल्लाह ने वो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स रोक दिए। वहीं पर वो 2 पॉइंट्स थे इज़राइल में जहाँ से ये पूरी कोशिश हुई। मतलब ये इज़राइल लेबनान बॉर्डर पे। अब जब तो ये इसका मतलब एक कोशिश थी इज़राइल की कि यहाँ जो हार हो रही है गाज़ा में, तो उसका हम कुछ हिज़बुल्लाह के खिलाफ स्ट्राइक करके कुछ कुछ दिखाएँ तो हम कि हाँ भाई, हमारे लोगों ने ऐसे 100 हिज़बुल्लाह के लोगों को मार दिया, 50 हिज़बुल्लाह के लोगों को मार दिया। क्योंकि गाज़ा में जो ये कहते हैं कि हमने हमास के हज़ारों लोगों को मार दिया, वहाँ तो इनकी कलई खुल गई है कि अगर मार दिया तो फिर मारे क्यों जा रहे हो? तो वहाँ हिज़बुल्लाह में हम कम से कम दिखा दें उनको, लेकिन वहाँ भी देखिए सक्सीड नहीं हो रहे हैं। यमन अलग से उनको रोज़ आज फिर यमन ने मारा एक इज़राइली जहाज़ को। अब ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें अंत में देखिए क्या है कि नेतन्याहू को सरेंडर करना पड़ेगा, उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। बात दरअसल ये है। अब वो सत्ता छोड़ने में कितना टाइम लगेगा, वो एक सवाल है। और क्योंकि सवाल नेतन्याहू का केवल नहीं है, लेकिन नेतन्याहू से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे और इस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊँगा और आपके आपके फोरम से भी बात करूँगा कभी कि भारत में 2024 का जो नतीजा होने वाला है, वो बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि गाज़ा में क्या हो। आप देख लीजिए, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ पहली बार। बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा नेतन्याहू। और ये ऐसी चीज़ें हैं राजनीति में जो 2 + 2 4 नहीं होती है। या राजनीति में 2 और 2 5 होता है, 6 होता है, 7 भी हो सकता है। राजनीति में कोई सिंपल मैथमेटिक, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक। ऐसा नहीं होता। राजनीति एक अलग साइंस है जिसमें लीप्स होती हैं, जिसमें कर्व्स होते हैं, जिसमें अननोन फोर्सेस। एक जैसे मैंने बताया कि जॉर्ज गैलीलियो जीत गए। अब जॉर्ज गैलीलियो मैं कैसे समझाऊँ कि इतने आश्चर्यजनक बात है उनका जीतना, कि मतलब जैसे 1984 में हेमवती नंदन बहुगुणा जीत जाता है अमिताभ बच्चन के खिलाफ, तो अरे! ये कैसे? तो वो उस तरह की स्थिति जो है वो दुनिया की बनती जा रही है। और जो फोर्सेस मार्जिनलाइज़ हो गई थी, जो लेफ्ट की जी। फोर्सेस जो लड़ने-भिड़ने वाली थी, वो पीछे चली गई थी, वो फिर से उभर के सामने आ रही है और ये सब जगह हो रहा है, रशिया में भी हो रहा है। जी। आपको पता है रशिया में जो अभी 17 फरवरी 2024 को यूक्रेन की एक बहुत बड़ी हार, अवदीव्का एक टाउन है, जिसको यूक्रेन हार गया और रशिया ने उस पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन रशिया ने उस पे कब्ज़ा किया, तो रशिया का जो नेशनल फ्लैग है, वो नहीं फहराएगी। आपको पता है कौन-सा फ्लैग फहराएगी? जो सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट फ्लैग है, हैमर और सिकल वाला। और पुतिन की मर्ज़ी से हुआ है। वही वही फ्लैग जो हिटलर जब सोवियत यूनियन ने हिटलर को हराया था, स्टालिन ने हिटलर को हराया था और जब बर्लिन में रेड आर्मी घुसी थी, जो लाल सेना अ, सोवियत यूनियन की थी, वो घुसी थी, तो उसने रीचस्टैग जो जहाँ से हिटलर रूल करता था, उसपे उसने लाल झंडा फहराया था। बहुत फेमस वो पूरा इमेज है कि वो हैमर और सिकल वाला लाल झंडा उसने फहराया था। और ये जो लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, इसमें पुतिन कह चुके हैं कि जो यूक्रेन है वो भी अच्छा, जो यूक्रेन के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो रिजीम है, वो काफ़ी प्रो नाज़ी है। नेतन्याहू भी प्रो नाज़ी है। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में वहाँ पर रशियंस ने देखिए क्या किया, उन्होंने वो हैमर और सिकल वाला झंडा गाड़ दिया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो वापस सोवियत यूनियन जैसा था, एक कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। और उसी के पैरेलल गाज़ा में लड़ाई चल रही है, जहाँ पर फिर वही बात है कि गाज़ा में तो जो पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पीएफएलपी है, जो कि ओपनली एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फोर्स है। डीएफएलपी है, जो कि एक मार्क्सिस्ट फोर्स है। बहुत सारी इसमें हमास खुद जिस तरह की लाइन ले रहा है, जिस तरह की एनालिसिस कर रहा है, वो सीधी बात है कि वो बिल्कुल उसी तरह से सोच रहा है, कर रहा है, जैसे
माओ त्से-तुंग ने चाइना में किया या लेनिन ने रशिया में किया। बिल्कुल उसी एकदम एक-एक चीज उनकी मैं प्रूव कर सकता हूँ पढ़ के कि एकदम उसी दिशा में जा रही है। और इस्लाम को जो उन्होंने रीइंटरप्रेट किया है, इस्लाम का मतलब है कि उसमें एक-एक कोट जो वो लोग इस्लाम का देते हैं, एक-एक कोट जो वो निकाल-निकाल के देते हैं, वो पूरा इसी रूप का है कि उसमें कोई मज़हबी उस तरह की बातें नहीं होती हैं, वो कहीं भी अप्लाई हो सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस स्ट्रगल को वो वो जो कोट्स हैं इस्लाम के, वो जस्टिफाई करते हैं कि जैसे ये हमने नहीं मारा, ये अल्लाह ने मारा। ये मतलब दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह प्लानिंग इज द बेस्ट। अब ये कहाँ वो यूज कर रहे हैं, जो इजराइल प्लानिंग कर रहा है और ये लोग प्लान कर रहे हैं। और वही चीज माओ सेतुंग ने कहा था कि जो दुश्मन प्लान कर रहा है और जो कम्युनिस्ट पार्टी प्लान कर रही है, दोनों को प्लान करने तो देखो किसकी जीत होती है। अब सवाल यही है कि यहाँ पर जो इस तरह से चीजें बढ़ जाएंगी, इस दिशा में एक रेडिकल डायरेक्शन में चीजें बढ़ जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा।